हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है उसका इंग्लिश का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने मैथ का साइंस का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, उसके बाद हम अब इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का भी हमने अपलोड कर लिया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का इंग्लिश का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया है उसका संपूर्ण हल सब्जेक्टिव वाला, चाहे वो पैराग्राफ का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 30 नंबर तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करना है, जो कि हम कर चुके हैं। अभी हम फिलहाल चलेंगे सब्जेक्टिव में, ठीक है। तो सब्जेक्टिव यहाँ से शुरू होता है, कितना नंबर से? 31 नंबर से। 31 नंबर का सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इस पैराग्राफ को अच्छी तरीके से देखना होगा। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को 6 क्वेश्चन मिलेगा, 2-2 नंबर का, ठीक है। तो 12 नंबर टोटल होता है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर पैराग्राफ को, पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है, इस पैसेज को, और आप लोगों को 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है। चलिए पहले इस पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ कहता है द बेनिफिट ऑफ रीडिंग बुक्स। देखिए ये पैराग्राफ रीडिंग बुक्स यानी किताब पढ़ने के बेनिफिट्स के बारे में है, लाभ के बारे में है। चलिए क्या कहता है, रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट वन कैन डेवलप। देखिए, किताब पढ़ने की आदत एक अच्छा आदतों में से है जिससे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इट एक्सपेंड्स नॉलेज, इम्प्रूव्स वोकेबलरी एंड इन्हांस कंटेंसेशन, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि इससे क्या होता है, नॉलेज आप लोगों का इम्प्रूव्स होता है, मतलब बढ़ता है। वोकेबलरी आप लोगों का बढ़ता है, ठीक है। उससे इन्हांस होता है कंसंट्रेशन पावर, ठीक है। व्हेन वी रीड वी एक्सपोज आवर सेल्व्स टू न्यू आइडियाज, कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव्स। देखिए, जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो हम लोग नया नया आइडिया सीखते हैं, कल्चर्स के बारे में सीखते हैं और पर्सपेक्टिव के बारे में सीखते हैं, ठीक है। चलिए, उसका दिया बुक्स कैन टेक अस टू डिफरेंट वर्ड्स, टीच अस वैल्यूबल लेसन एंड हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग कम्प्लेक्स कंसेप्ट। देखिए, बुक से हम लोग बहुत तरह का फ़ायदा है, जैसे कि हम लोग का क्या होगा, वेरिएबल लेसन्स पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स कंसेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग आवर इंटरेक्चुअल कैपेसिटी, रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। और हम लोग किताब पढ़ने से अपना इंटेलेक्चुअल पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, पढ़ने का कैपेसिटी को, और इमेजिनेशन पावर को भी बढ़ा सकते हैं, क्रिएटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए इतने के बाद इसको साफ कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। कहते हैं इट कैन बी अ ग्रेट स्ट्रेस रिलीवर। और किताब पढ़ने से जो स्ट्रेस है, जो चिंता है, जो दुख है, वो भी खत्म होता है। ऑफरिंग एन स्केप फ्रॉम द डेली परस्यू, क्या है, परस्यूज ऑफ लाइफ। और हम लोग डेली जो जितना भी दैनिक जीवन में हम लोग का कष्ट होता है, दुख होता है, उस सब से भी हम लोग दूर पा सकते हैं, ठीक है। In today's digital age, where people often prefer screen time, reading a good book allows for a deeper, more focused experience, whether it is fiction or non-fiction. Reading books is an activity that offers lifelong benefits. देखिए, बोल रहा है कि आज का जो डिजिटल युग है, आज का जो डिजिटल समय है, उसमें किताब पढ़ना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी स्क्रीन टाइम में, ठीक है, यानी कि मोबाइल टाइम में। सभी लोग मोबाइल टाइम में मोबाइल से ही किताब को पढ़ा करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो किताब था, एक खुला किताब, उससे अच्छा रहता था, ठीक है। चाहे आप फिक्शन किताब पढ़िए या नॉन फिक्शन किताब पढ़िए, यानी कि चाहे आप काल्पनिक दुनिया वाला किताब पढ़िए, तो फिर बिना काल्पनिक वाला पढ़िए, सभी से कहीं ना कहीं एक्टिविटी हम लोगों के दिमाग में होने लगता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, तो व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। कहा है कि इस पैराग्राफ का जो ऊपर पढ़े उसका मेन आइडिया क्या है, ठीक है। तो 31 नंबर का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स। मतलब हम लोग अगर किताब पढ़ेंगे तो अपना इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और बहुत सारे प्रकार का हम लोग इससे लाभ भी है। चलिए 32 में क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ हाउ डज रीडिंग अफेक्ट वोकेबलरी। मतलब इस पैराग्राफ के अनुसार किस तरह से हम लोग वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं। तो ए ने में दिया है इट डिक्रीज वोकेबलरी, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन वोकेबलरी, इट इम्प्रूव वोकेबलरी, और इट मैक्स वोकेबलरी लेस यूजफुल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। इट इम्प्रूव्स वोकेबलरी, मतलब इससे हम लोग का वोकेबलरी यानी कि क्या बोलते हैं उसको, वर्ड पावर मजबूत होता है, वर्ड मीनिंग मजबूत होता है, डिक्शनरी मजबूत होता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट डज रीडिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड एज मेंशन्ड इन द पैसेज।
देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पैसेज में रीडिंग से हम लोग क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऊपर में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज रीडिंग हेल्प अस अंडरस्टैंड एज मेंशन इन द पैसेज, मतलब इस पैसेज के अनुसार, इस पैसेज के अनुसार हम लोग को कैसे समझदारी बढ़ता है किताब पढ़ने से, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा करके आप लोगों को दिखाते हैं। इसका आंसर होगा व्हेन वी रीड वी एक्सपोज आवर सेल्फ टू न्यू आइडियाज कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव बुक्स। और भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि बुक्स कैन टेक अस टू डिफरेंट वर्ड्स टीच एज वैल्यूबल लेसन्स एंड हेल्प अस अंडरस्टूड कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट। इतना तक हम लोग लिख सकते हैं, या इसका आधा भी लिख सकते थे पर्सपेक्टिव तक, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कह रहा है कि इस लेसन में यानी कि इस पैराग्राफ में हम लोग ये सीखते हैं कि अगर हम लोग किताब पढ़े तो अलग अलग तरह का हम लोग को नॉलेज मिल सकता है, कल्चरल का बारे में, संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, ठीक है। चलिए 34 में क्या पूछा है, व्हाट इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ रीडिंग मेंशन्ड इन द पैसेज, मतलब इस पैसेज के अनुसार एक अलग सा लाभ क्या है किताब पढ़ने का, ठीक है ना। तो चलिए इसका भी आंसर आपको दिखाते हैं। देखिए ऊपर में ही इसका आंसर है, रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट वन कैन डेवलप, मतलब एक लाभ क्या है, तो हम लोग इसे डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, डेवलप मतलब विकसित हो जाएंगे किताब पढ़ने से, ठीक है। चलिए 34 का तो कंप्लीट हो गया आंसर। चलिए 35 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 35 में पूछा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर जो ए और बी दिया है इसको कंप्लीट करना है। ए में क्या है, रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है कि रीडिंग बुक्स इज द वन ऑफ द मोस्ट क्या है। देखिए इसका भी आंसर ऊपर में ही है, ठीक है ना। रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट, मोस्ट के बाद देखिए वहाँ पर लिया हुआ है, देखिए यहाँ देखिए रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल हैबिट वन कैन डेवलप, ठीक है ना। वन कैन क्या होगा, डेवलप, यहाँ पे ये वाला पूरा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, तो उसी का बी नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बी नंबर क्या दिया है, इन टूडेज डिजिटल एज, ठीक है, डैश दिया है। तो यहाँ पर इसका देखिए ऊपर पैराग्राफ में, मतलब इसका इस सब का सारा का आंसर पैराग्राफ में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए इन टूडेज डिजिटल एज वेयर पीपल, ठीक है ना, वेयर पीपल ऑफन क्या दिया है, प्रीफर, ठीक है ना, प्रीफर स्क्रीन टाइम रीडिंग ए गुड, स्क्रीन टाइम ही तक लिख लिएगा, ठीक है ना। इतना ही तक, इतना तक में आपका खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान ही है, ठीक है ना। 36, मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिया, उससे कुछ सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। पहला है नॉन फिक्सन, ठीक है ना। तो नॉन फिक्सन से हम लोग क्या सेंटेंस बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं कि ही रीड्स नॉन फिक्सन बुक्स, ठीक है ना, यह वह नॉन फिक्सन किताब पढ़ता है, ठीक है ना। चलिए बी नंबर क्या है, इंटेलेक्चुअल। तो इंटेलेक्चुअल से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो सी वाज मोर इंटेलेक्चुअल देन हर हस्बैंड, यानी कि वह हम अपने हस्बैंड की अपेक्षा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल रहती है, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर देखिए सिनोनिम लिखना है, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, एक जैसा वर्ड, ठीक है ना। तो देखिए इम्प्रूव का क्या हो जाएगा आप लोग का, इंक्रीज, ठीक है। इम्प्रूव मतलब भी अधिक और इंक्रीज मतलब भी बढ़ना, ठीक है। चलिए उसी तरह से कैपेसिटी का क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटी का हो जाएगा एबिलिटी, ठीक है ना। कैपेसिटी मतलब है पावर और एबिलिटी मतलब है पावर, यानी कि क्षमता, ठीक है। इस प्रकार से 37 नंबर तक कंप्लीट हो गया। चलिए 38 नंबर देखिए, 38 में क्या है, राइट द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स, यानी कि इन सबका उल्टा शब्द लिखना है, एंटोनिम लिखना है, ठीक है, स्ट्रेस का और डिफरेंट का। तो स्ट्रेस का आप लोग के सामने क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का हो जाएगा पीसफुल, ठीक है ना। स्ट्रेस मतलब बहुत दुख में, और पीसफुल मतलब पूरा शांति से, ठीक है। और डिफरेंट का क्या हो जाएगा, डिफरेंट का हो जाएगा सेम, डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, और सेम मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए हम लोग अगला चलते हैं राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। देखिए राइटिंग सेक्शन जैसे भी शुरू होता है वैसे आप लोग को दिखेगा कि आंसर एनी टू क्वेश्चन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, यानी कि यहाँ 39, 40, 41 इन तीनों में से कोई दो क्वेश्चन का आंसर लिखना है, वो भी 80 से 100 शब्दों में, ठीक है ना। ये आप लोग का दो क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का 5 नंबर मिलेगा, यानी कि दो क्वेश्चन का 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। एक का 5 और दूसरा का भी 5, तो तीनों का आंसर नहीं लिखना है, दोनों का लिखना है। तो एक बात आप ध्यान से समझिए, ये 39 नंबर में दूसरा टाइप का क्वेश्चन, 40 नंबर दूसरा टाइप का क्वेश्चन, और 41 में दूसरा टाइप का क्वेश्चन।
तो आप क्या कीजिए, आप दो ही ठो क्वेश्चन का तैयारी कीजिए, एक 40 नंबर और एक 41 नंबर। 39 नंबर का जो क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है तो इसको आप छोड़ दीजिए, परीक्षा में भी इसको नहीं लिखना है, ठीक है ना। एक 40 नंबर का तैयारी कीजिए और एक 41 नंबर का, क्योंकि 40 नंबर का आप अच्छे तरीके से अगर तैयारी कर लीजिएगा तो उसी में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा और उसका आप हल कर लीजिएगा। उस तरह से 41 नंबर का भी अगर आप 39 40 41 कीजिएगा तो 39 का टाइम आपका फालतू चला जाएगा। लिखना तो आखिर दो ही गो का है, 40 और 41। और 40 नंबर में हमेशा ही एप्लीकेशन पूछा जाएगा, ठीक है ना, और 41 में हमेशा ही पैराग्राफ पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम पहले यहाँ पर पीडीएफ में अलग से लिख लिए हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, यानी कि अपने हेडमास्टर के पास एक एप्लीकेशन लिखिए ऑफ योर स्कूल एंड रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज ए कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन द स्कूल। मतलब अपने विद्यालय के बारे में बताइए कि वहाँ पर कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी यानी कि कंप्यूटर सीखने का व्यवस्था नहीं है और आप लोगों को व्यवस्था करवाना है, ठीक है। ऐसे आपको एक पत्र लिखना है। तो देखिए जब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर का एप्लीकेशन लिखने के लिए, तब भी सबसे पहले ये ध्यान देना है, ये जो आप लोगों का पेज होगा पूरा पेज, ठीक है ना, उसका यहाँ पर एक चौथाई पहले छोड़ देना है। चौथाई छोड़ने के बाद, ठीक है ना, चौथाई छोड़ने के बाद आपका दो हिस्सा बनेगा, एक इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड। सबसे पहले लेफ्ट साइड क्या करना है, आपको जगह का नाम लिखना है जहाँ से आप एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप कहाँ से लिखेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल से लिखेंगे, मतलब परीक्षा भवन से। इसलिए सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल लिखना है और यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है। आपको बता दें कि इस तरह का जो क्वेश्चन होता है एप्लीकेशन रिपोर्ट राइटिंग में, इसमें स्टेप मार्किंग होता है। अब बीच का कुछ गलती भी कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप शुरू का सही कीजिएगा तो आपको नंबर मिलेगा उसका, ठीक है। तो एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिएगा, कॉमा लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद डेट लिखना है। डेट ऐसे नहीं लिखेगा कि 28 तारीख 10वां महीना 2024 या 25 या 1वां महीना, ऐसा नहीं लिखना है आप लोग को। डेट डेट कैसे लिखना है, तो तारीख लगाना है उसको THND या तो फिर RD लगाना है, जैसे 28 है फरवरी पूरा लिखना है और 2025। ये डेट आप लोग याद रखिए क्योंकि यही डेट को आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम भी है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद शुरू करना है फिर से लिखने का। सबसे पहले लिखना है आपको टू, उसके बाद लिखना है द प्रिंसिपल। उसके बाद लिखना है +2 हाई स्कूल, अपना स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है ना। +2 हाई स्कूल कसमार बोकारो, या तो फिर जो भी आप लोग के स्कूल का नाम है, रांची जिला स्कूल धनबाद, जो भी आप लोग का स्कूल नाम है वो लिख देना है, ठीक है। देवघर पटना जो भी है। चलिए इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए इतना लिखने के बाद आपको सबसे पहले पेज के इस साइड में आ जाना है और सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मतलब विषय, किस विषय से लिख रहे हैं, तो अरेंज कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी, यानी कि कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी का मांग के लिए, ठीक है। उसके बाद नीचे थ्रू लिखना है, थ्रू मतलब के द्वारा। तो द क्लास टीचर लिख देना है आप लोगों को, मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये क्लास टीचर के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको पेज के बीचों बीच आ जाना है, ठीक है। पेज के बीचों बीच यहाँ पर, ठीक है ना, ये से थोड़ा ये घसक गया है। यहाँ पर आप लोग लिखना है सर, क्या लिखना है सर। देखिए थोड़ा सा साइड में लिखा गया है, ठीक है, लेकिन आपको एकदम बीच में लिखना है। उसके बाद आपको लिख देना है कोमा, और कोमा के जस्ट नीचे आप लोग को लिखने का शुरू करना है कि विद ड्यू टू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई बैक टू से दैट। मतलब बहुत ही विनम्रता पूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में कंप्यूटर सीखने का व्यवस्था नहीं है। दिस इज द डिमांड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, विदाउट दिस वी कैन नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन। और यह मॉडर्न एजुकेशन यानी कि नवनिर्मित शिक्षा का एक मांग है, और बिना इसके हम लोग अच्छे से एजुकेशन नहीं ले सकते, अच्छे से शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर से आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है और लिखना है आई देयर फॉर रिक्वेस्टेड यू टू ग्रांट अस कंप्यूटर सिस्टम, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। मतलब इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, आप हमें कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी दे दीजिए। उसके बाद जस्ट नीचे आप लोग जानते ही होंगे क्या करना है, तो इधर लिखना है थैंकिंग यू योर्स फेथफुली नेम और क्लास, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको सारा चीज़ रोल नंबर वगैरह लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 41 नंबर, ठीक है ना। देखिए 41 नंबर में क्या पूछा है, राइट ए पैराग्राफ ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री और हेल्थ इज वेल्थ। देखिए आप लोगों को दोनों में से कोई एक के बारे में लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री लिखिए या तो फिर हेल्थ इज वेल्थ लिखिए। फिलहाल इसमें हम दोनों बताए हैं क्योंकि मॉडल क्वेश्चन से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए हम इसमें आप लोगों को दोनों चीज़ बताएं, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम आंसर आप लोग को समझाते हैं फटाफट कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री सबसे पहले लिखें, क्या लिखें, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है, ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयरबोर्न पार्टिकल्स एंड रिड्यूस स्मोक। देखिए पेड़ क्या करता है, तो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस, ऑक्सीजन निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, साथ साथ और भी जो हानिकारक कण होते हैं उसको भी रिमूव करता है। उसके बाद ये रिड्यूस स्मोक, स्मोक यानी कि धुआं को कम करता है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू फोटोसिंथेसिस विच। देखिए बोल रहा है कि जो
ट्री है वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के समय किसको कम करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे कम हो जाता है। विच हेल्प्स कम्बैट क्लाइमेट चेंज, जिससे हम लोग का क्लाइमेट चेंज होने से बच जाता है। फिर लिखा है ट्रीज हेल्प रेगुलेट द वाटर साइकिल बाय फिल्टरिंग एंड रिटेनिंग वाटर इन द सोइल। अब देखिए पेड़ हल मदद करता है वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र को अच्छा रखने में, जल चक्र को नियमित रखने में, ठीक है। और और भी किस में हेल्प करता है, तो जो वर्षा हुआ पानी उसको मिट्टी तक ले जाने में, एंड एब्जॉर्ब एंड स्टोरिंग यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करने में और जमा करने में, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर से थोड़ा सा कुछ दिया है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है रेन वाटर ट्रीज ट्रीज प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स एंड फंगी। देखिए पेड़ हमेशा जीवन देता है किसको, एनिमल्स को, ठीक है ना, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, फंगी को। ट्रीज प्रिवेंट सोइल इरोजन बाय होल्डिंग सोइल इन प्लेस विद देयर फार रीचिंग रूट्स। देखिए जो पेड़ होता है वो अपने जड़ के सहारे मिट्टी के अपरदन को यानी कि मिट्टी के कटाव को रोक देता है, ठीक है, यानी कि मृदा अपरदन को रोकता है। फिर कह रहा है ट्रीज प्रोवाइड शेड एंड कूल द इन्वायरमेंट। ट्रीज एक्ट एज नेचुरल साउंड बेरीज एब्जॉर्बिंग रिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्टिंग एंड मास्किंग नॉइज। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ट्रीज यानी कि जो पेड़ है वो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है हम लोग को क्या चीज़, तो इन्वायरमेंट, कूल इन्वायरमेंट, शेड एंड कूल इन्वायरमेंट मतलब शांति और ठंडक पहुँचाता है वातावरण को। फिर क्या लिखा है, ट्रीज एक नेचुरल साउंड बेरीज मतलब जो पेड़ है वो जो ज़्यादातर साउंड जो प्रोड्यूस होता है प्रदूषण के रूप में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, ट्रीज प्रोवाइड रिसोर्सेज वुड पेपर फ्रूट सीड एंड फ्लावर्स। और पेड़ क्या करता है हम लोग को रिसोर्स यानी कि संसाधन का प्राप्ति करवाता है, जैसे कि लकड़ी का, पेपर का, फल का, बीज का, फूल का भी, ठीक है। इस तरह से देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, जो चीज़ लिखे हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा स्वास्थ्य ही धन है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। पीपल हु आर हेल्दी आर मोर लाइकली टू बी प्रोटेक्टिव एंड अर्न ए लिविंग। देखिए बोल रहा है कि जो आदमी है उसका जो हेल्थ है, ठीक है, जब वो हेल्दी होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है उसको, ठीक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है, काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित रहता है किसी भी चीज़ को अर्न करने के लिए, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को कमाने के लिए। फिर क्या लिखा है, हैप्पीनेस, ठीक है ना, इससे क्या होता है, हैप्पीनेस होता है, हेल्दी रहने से हैप्पीनेस रहता है, ठीक है। गुड हेल्थ कैन लीड टू बी सॉरी टू अ हैप्पियर लाइफ बाय हेल्पिंग पीपल फील मोर एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर हम पॉइंट बना के लिखे हैं, सबसे पहले हैप्पीनेस लिखें। हैप्पीनेस के बारे में क्या लिखें कि जो गुड हेल्थ होता है उससे आदमी हमेशा हैप्पी रहता है यानी कि खुश रहता है, ठीक है। और क्या होता है इससे, तो इससे मोर एनर्जेटिक फील होता है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान हम लोगों को महसूस होता है, ठीक है, और पॉजिटिव भी महसूस होता है। उसका तो हम पॉइंट बनाए हैं लॉन्गर लाइफ, अगर है कोई हेल्दी रहेगा तो वो लॉन्गर लाइफ यानी कि ज़्यादा दिन तक जीवित रहेगा। इसमें क्या लिखें, अ हेल्दी लाइफ स्टाइल कैन हेल्प पीपल लिव लॉन्गर बाय रिड्यूसिंग देयर रिस्क ऑफ सीरियस डिजीज। बोल रहा है कि जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है यानी कि जो स्वस्थ जीवनचर्या होता है, दिनचर्या होता है, उससे आदमी अधिक लंबा समय तक जीवित रहता है और इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज का आने का खतरा घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। फिर लिखे मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब क्या होता है, मस्तिष्क का हेल्थ, ठीक है ना, मस्तिष्क का स्वास्थ्य। बोल रहा है फिजिकल हेल्थ कैन पॉजिटिवली इम्पैक्ट मेंटल वेल बींग हेल्पिंग टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूविंग मूड। बोल रहा है कि जो फिजिकल हेल्थ होता है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालता है हमारे मेंटल हेल्थ हेल्थ में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इससे हेल्प होता है रिड्यूस होने में, क्या रिड्यूस में होने में, तो स्ट्रेस और इम्प्रूव हम लोग का मूड होता है यानी कि मूड हम लोग का अच्छा हो जाता है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, गुड हेल्थ कैन स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विथ अदर। जो अच्छा हेल्थ होता है उससे हम लोग का जीवन भी, उससे हम लोगों का रिलेशन यानी कि संबंध भी अच्छा होता है दूसरों से। चलिए फिर आगे क्या लिखा हुआ है, हेल्थ केयर कॉस्ट्स यानी कि हेल्थ केयर कॉस्ट का मतलब होता है शिक्षा में खर्च, सॉरी स्वास्थ्य में खर्च। टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ कैन हेल्प यू सेव मनी ऑन हेल्थ केयर कॉस्ट ओवर टाइम। देखिए अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हेल्दी रहने से आप लोग का धन भी बचा हुआ रहेगा, इसलिए स्वस्थ को ही धन बोला गया है, क्योंकि अब अगर स्वस्थ आपका ख़राब हो गया, आपका तबीयत खराब हो गया तो कितना ज़्यादा धन खर्च होगा आप लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, यहाँ पर 41 नंबर के बाद ग्रामर सेक्शन से, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रामर सेक्शन यानी कि व्याकरण वाला खंड। तो ये तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है 42 नंबर में, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स
गिवन बिलो कैन कुड मस्ट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मॉडल से क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन मॉडल से रहता ही है हर बार, ठीक है। तो उसमें से पहला में कैन कुड और मस्ट ऑप्शन दिया है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है ना। तो तीन एकम 3 नंबर आप लोग को मिलेगा, सही तीनों बनाएंगे तब, ठीक है। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्या है, वी। तो वी क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट आवर कंट्री, तो हो जाएगा मस्ट, ठीक है ना, MUST। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री, हम लोगों को अपने देश का आदर जरूर करना चाहिए। देखिए बी में क्या है, आई। तो आई के बाद कुड होगा, ठीक है ना, COULD। आई कुड मेक अ प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, यानी कि हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। सी में क्या है, आई के बाद हो जाएगा इसमें कैन, ठीक है ना। आई कैन रन ए बाईसाइकिल एज ए चाइल्ड, मतलब एज अ चाइल्ड। तो बोल रहा है कि हम बचपन से ही क्या कर सकते थे, तो बचपन से ही हम अपना साइकिल चला सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से 42 कंप्लीट हुआ। चलिए 43 देखते हैं, कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम 43 नंबर चाहते हैं, क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इज डायरेक्टेड। देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि सेंटेंस को चेंज करना है। तो ए में दिया है यू आर टू लेजी टू वर्क। देखिए इसको रिमूव टू में चेंज करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है यू आर टू लेजी टू वर्क, मतलब तुम काम में बहुत लेजी हो, ठीक है ना। इसका चेंज कर क्या किए हैं, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो इसलिए तुम वर्क नहीं कर सकते हो। चलिए उसी तरह से बी नंबर में कुछ दिया हुआ है। देखिए बी में क्या दिया है, तो ही हैज़ चीटेड मी, इसको चेंज करना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में, ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो क्वेश्चन बोला, बी में नंबर बोला ही हैज़ चीटेड मी, उसने मुझे चीट किया, यानी उसने मुझे ठगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हैज़ ही चीटेड मी, यानी कि क्या उसने मुझे चीट किया, क्या उसने मुझे ठगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से तो ये हो गया। अब चलिए हम सी नंबर में देखते हैं। देखिए सी में क्या है, हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, इसको चेंज करना है, चेंज इनटू असरेटिव, ठीक है ना, असरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोला है सीन में कि हु विल नॉट रिस्पेक्ट हिज फादर, मतलब वो कौन है जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता है। तो इसका आंसर है एवरी वन विल रिस्पेक्ट हिज फादर, यानी कि हर लोगों को, हर व्यक्ति को, हर किसी को, हर सभी को अपने पिताजी का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से है। चलिए तो चलिए 43 नंबर हो गया है, 43 हो गया। चलिए 44 जाते हैं। 44 में क्या है, तो लिटरेचर सेक्शन है, यानी कि साहित्य का खंड है, ठीक है। इसमें देखिए आप लोगों को 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल कितना मार्क्स का, तो 22 मार्क्स का, ठीक है। टोटल है 22 मार्क्स इसमें आप लोगों का। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना। बोल रहा है 44 में, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसका उत्तर दीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, सॉरी एक्सट्रैक्ट क्या है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप ऑन हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्यूट इन हिज क्वेट रेज। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सॉरी इसमें ये जो दिया गया है एक्सट्रैक्ट, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, देखिए ए नंबर पे पूछा है कि फ्रॉम विच पोएम दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, यानी कि ये जो पोएम है वो किससे लिया गया है। तो ये लिया गया है ए टाइगर इन द जू से, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं बी नंबर में, ठीक है। देखिए बी में क्या है, हु हैज़ रिटन दिस लाइन, यानी कि इस लाइन को किसने लिखा है। तो इस लाइन को लिखने वाले हैं लेस्ली नॉरिस, यानी कि ए टाइगर इन द जू लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया है। उस तरह चलिए सी नंबर देखते हैं। सी में क्या है, हु इज़ ही इन द फॉलोइंग लाइन्स, यानी कि इस इन लाइन्सों में, जो ऊपर का लाइन्स हम लोग अभी पढ़े हैं ए टाइगर इन द जू का, उसमें ही कौन है। तो ही है आप लोग का यहाँ पर टाइगर, कौन है, टाइगर, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए अगला में यहाँ पर क्या है, 45 है, 46 है, 47, 48, 49 है, ठीक है। इसमें बोला हुआ है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। यहाँ में से आप लोग को बोला है कि या तो फिर आप लोग को तीन ही क्वेश्चन, किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को, सॉरी 6 नहीं, 1 2 3 4 5 प्रश्न दिया हुआ है, उसमें से आप लोग को 3 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। 2 प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। आप लोगों के अच्छे से समझने के लिए हम अलग से इसका अच्छा से पीडीएफ बनाए, अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग रंग के अनुसार, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में 45 नंबर से शुरू हो रहा है ये क्वेश्चन। और 45 में पूछा है कि वाई वाज यंग सीगल अफ्राइड टू फ्लाई, यानी कि यंग सीगल उड़ने से क्यों डरता था। तो आंसर क्या बोलता है, यंग सीगल, सॉरी द यंग सीगल वाज अफ्राइड टू फ्लाई, ही फेल्ट सैटर्न दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही रन बैक टू द लिटिल
हॉल अंडर द लेज। देखिए इसमें बोला गया है कि यंग सीगल उड़ने से डरता था क्योंकि उसे विश्वास था, सर्टेन मतलब विश्वास था कि उसके जो पंख हैं वो कभी भी उड़ने के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए वो घूमता था पीछे, और पीछे घूम करके अपने जो लेज था यानी कि जो जो छोटा सा जो गुफा टाइप का था उसमें जाके घुस जाके बैठ जाता था, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 46 नंबर में क्या है। वाट वाज लेंचोज मेन कंसर्न, वाट डिड ही डू। बोल रहा है कि लेंचो का मेन कंसर्न क्या था, मुख्य चिंता क्या था, ठीक है, और उन्होंने क्या किया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है लेंचोज मेन कंसर्न वाज दैट हिज कॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड बाय अ हेलस्टोन। उसका मुख्य रूप से चिंता का विषय ये था कि उसका जो पूरा कॉप्स था यानी कि जो फसल था वो डिस्ट्रॉय बर्बाद हो गया था हेलस्टोन के कारण, ठीक है। एंड ही नीडेड मनी टू सो हिज फार्म अगेन, और उसको फिर से खेती करने के लिए पैसा का ज़रूरत था। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और फैमिली के सपोर्ट के लिए भी। इसलिए वो क्या किया, तो ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोज टू हेल्प हिम। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया। तो उन्होंने भगवान के पास एक पत्र लिखा जिन्होंने 100 पेसोज का मांग किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्या है इसमें। डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ द लिपॉड, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कैमलन, ठीक है ना। बोला है कि लिपर्ड का कुछ फीचर लिखिए, और कैमलन का बारे में आप लिखिए कि उनको आप कैसे पहचान सकते हैं कैमलन को, ठीक है। चलिए आंसर क्या है। अ लिपर्ड हैज़ स्पॉट ऑन हिज हाइड। तो लिपर्ड का क्या होता है, एक स्पॉट होता है उसका शरीर में। कैसा स्पॉट होता है, यानी कि धब्बा होता है गोल गोल, ठीक है ना। दीज आर ब्लैक इन कलर ऑन हिज येलो स्किन, और पूरा पीला पीला शरीर में काला काला धब्बा होता है। ही इज अ ग्रेट रनर, और वो एक महान धावक यानी कि बहुत तेज दौड़ने वाला रनर है, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का लिपर्ड के बारे में कुछ फीचर्स। अब देखिए नीचे कुछ रिकॉग्नाइज करने का हम बात लिखें कैमलन का। द कैमलन इज स्मॉल, ठीक है ना। स्मॉल कैमलन क्या होता है, स्मॉल। इट इज़ लाइक अ लीजर्ड, कैसा लगता है देखने से, छिपकली जैसा। इट हैज़ नो ईयर्स, इसके पास कान नहीं होता है। देयर इज़ नो सिंगल विंग्स ऑन हिज बॉडी, उसके पास उसके शरीर में एक भी पंख नहीं होता है। इस प्रकार से हम उसका पहचान कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग का 48 नंबर को बताते हैं। 48 में क्या पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ अटिल्डा एंड हर हस्बैंड लिव आफ्टर द लॉस ऑफ द डायमंड नेकलेस। बोल रहा है कि माटिल्डा का जो जीवन है और उसका जो पति का जीवन है वो कैसा हो गया जब उसका डायमंड नेकलेस खो गया, ठीक है ना। ये जो द नेकलेस चैप्टर से लिया गया एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों का एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि वो उन लोगों का जीवन बाद में कैसा हो गया, कैसे बदल गया, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या कहता है, आफ्टर लूजिंग द डायमंड नेकलेस बोरोड बाय ममे फॉरेस्टियर। फिर क्या लिखता है, मेथलाइड बिगेन टू लिव अ लाइफ ऑफ क्रिपलिंग पॉवर्टी दे। छोड़िए इतना से पहले बता लेते हैं। इसमें बोला गया है कि आफ्टर लूजिंग द डायमंड नेकलेस बोरोड बाय ममे फॉरेस्टियर, मतलब जो ममे फॉरेस्टियर से उधारी में लिया गया था नेकलेस, उसको खो जाने के बाद मेथलाइड बिगेन टू लिव अ लाइफ ऑफ क्रिम्पिंग पॉवर्टी, मतलब बहुत ही गरीबी में इन दोनों पति पत्नियों का जीवन बीतने लगता है। दे मूव इन टू अ स्मॉलर अपार्टमेंट एंड डिसकंटिन्यू द सर्विस ऑफ द डोमेस्टिक सर्विस स्टाफ। और वे लोग एक छोटे से अपार्टमेंट में चले जाते हैं, मतलब अपना जो रईसी जीवन का घर था उसको बेच देते हैं और कुछ पैसा जमा करते हैं, और कुछ पैसा जमा करके खरीद के उसको दे देते हैं बाद में, फिर ठीक है डायमंड नेकलेस। और एक डोमेस्टिक सर्विस जिसके स्टाफ यानी कि जो जानवरों के जैसा बर्ताव करने वाला, जानवरों के जैसा खटने वाला, जानवरों के जैसा काम करने वाला स्टाफ की तरह इन लोग दिन रात काम करने लगता है दोनों पति पत्नी। फिर हर हस्बैंड ममे फॉर लोइजल वर्क्स इन 3 शिफ्ट्स वेल वेल मेथलाइड हैड। देखिए बोला गया है कि इसका जो पति था मोनेजियर लोइजल, वो काफ़ी ज़्यादा काम करता है, 3 शिफ्ट्स में काम करता है, ठीक है। 3 शिफ्ट्स मतलब तीनों शिफ्ट दिन रात काम करता है, ठीक है ना। फिर क्या दिया यहाँ पर, मेथलाइड हैड टू डू हाउस होल्ड वर्क्स, यानी कि घर के काम करने के बाद भी वो और भी काम करता है ताकि उसका जो कर्जा है वो ख़त्म हो जाए धीरे धीरे। तो चलिए इस तरह से 48 नंबर का क्वेश्चन पूरा हुआ। अब चलिए 49 नंबर चलते हैं, ठीक है। चलिए 49 में क्या पूछा है, 49 में है हु हैव वाज हॉरस डेम्बी एंड व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज ही। मतलब बोला गया है कि हॉरस डेम्बी कौन था और वो कैसे पर्सन थे, ठीक है ना। किस प्रकार के आदमी था हॉरस डेम्बी। कुल मिलाकर के हॉरस डेम्बी का कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को लिखने बोल रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हॉरस डेम्बी वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। हॉरस डेम्बी 50 साल का एक युवक था। ही वाज बैचलर, वह अविवाहित था। ही वाज अ लॉक मेकर एंड ही हैड टू सर्वेंट्स इन हिज शॉप।
मतलब वो एक ताला बनाने वाला था और इसके दुकान में दो ठो नौकर थे। ही वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। वो अच्छा था, ईमानदार था, लेकिन पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था, वो अच्छा आदमी था, ठीक है। फिर चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। बिकाउज ही रोब्ड हर सेफ एवरी ईयर। क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि वो हर साल एक तिजोरी को चोरी करता था। ही वॉज अ बुक वर्म एंड ही वॉज फाउंड ऑफ रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। वो इसलिए चोरी करता था क्योंकि वो बुक वर्म था, किताबी कीड़ा था, ठीक है ना। क्या था? किताबी कीड़ा। और वो किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, इसलिए वो किस तरह से कहानी पढ़ता था? तो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक मतलब कि एक रेयर, रेयर मतलब जो बहुत कम होता है उसको, और एक्सपेंसिव मतलब महंगा, ठीक है ना। वैसा किताबी या वैसा कहानी को भी पढ़ने का शौकीन थे। ही हैड नो सफिशियंट मनी सो ही रोट अस एवरी ईयर। और ये सब चीज़ करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए वो हर साल एक चोरी करता था, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हम इतना सारा क्वेश्चन आंसर किए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आंसर जो है वो लंबा वाला है, ठीक है ना। क्या लिखा है? आंसर एनी टू क्वेश्चंस इन अबाउट 120 टू 150 वर्ड्स, ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है 120 से लेकर के 150 शब्दों में आपको उत्तर देना है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा देखिए। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, ठीक है। क्या है 50 में? राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, यानी कि भोली का कैरेक्टर स्केच आप लोगों को पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, भोले का कैरेक्टर स्केच अभी से आप याद करने का शुरू कर दीजिए, क्योंकि भोले का कैरेक्टर स्केच मॉडल क्वेश्चन में है, मतलब भोले का कैरेक्टर स्केच फाइनल में पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। चलिए फिलहाल इसका हम आंसर दिखाते हैं, आंसर समझाते हैं, आंसर बताते हैं। क्या कहता है? भोली वॉज अ सिंपल एंड बैकवर्ड गर्ल। भोली एक सिंपल मतलब सामान्य और पिछड़ी हुई लड़की थी। सी वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। वो रामलाल की एक युवा लड़की थी, युवा बेटी थी, ठीक है ना। हर रियल नेम वाज सुलेखा। उसका ओरिजिनल नाम यानी कि सही नाम सुलेखा था। वेन सी वॉज 10 months ओल्ड सी हैड फॉलन ऑफ द कॉट। बोल रहा है वो जब 10 महीना की थी तो एक बार खाटिया से, यानी कि खाट से, जिसमें सोने का खटिया होता है, उससे वो गिर गई थी। ही हैड डैमेज सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जिससे उसका दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था, यानी कि खराब हो गया था, ठीक है। फिर कहता है सी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर इंटायर बॉडी। इसलिए उसका जो पूरा शरीर में था, सॉरी इसलिए नहीं, मतलब उसका शरीर में पूरा पॉक मार्क्स था। पॉक मार्क्स मतलब काला काला धब्बा छोटा छोटा, ठीक है ना। उनका शरीर में कभी माँ हुई थी, ठीक है, चिकन पॉक्स, तो उसका दाग था। फिर बोल रहा है सी स्टमर्ड ऑल्सो सी वाज लाइक अ डम्ब काव। वो स्टमर्ड करती थी मतलब हिचकिचाती थी, हकलाती थी थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। और वो एक डम्ब काव के जैसी थी, मतलब एक गूंगी गाय के जैसी थी। बट हर टीचर एजुकेटेड हर, लेकिन उसके जो शिक्षक थे वो उनको पढ़ाए थे, लिखाए थे। इसलिए सी मेड हर सेल्फ कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंट गुड एंड वाइज। इसलिए वो सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब स्व अपने से कॉन्फिडेंट बनी, इंटेलिजेंट बनी यानी कि तेज बनी, तरार बनी, और गोल्ड एंड वाइज, गुड, सॉरी गोल्ड गोल्ड नहीं, गुड एंड वाइज होगा, अच्छा और महान बनी, ठीक है। ड्यू टू हिज बोली रिफ्यूज टू मैरी बिसम्बर्स, बिसम्बर्स बिकम बिसम्बर्स प्रपोजल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक शब्द छूट गया, बिसम्बर्स प्रपोजल, PRPOSAL प्रपोजल, ठीक है ना। बिकाउज, बिकाउज क्या लिखा है? ही वॉज अ मैन एंड मीन एंड ग्रेडी मैन। इसलिए भोली जो थी वो बिसम्बर्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है ना, रिफ्यूज कर देती है, यानी कि हटा देती है, नकार देती है। क्यों? क्योंकि जो बिसम्बर था वो तो था पैसा वाला, लेकिन एक लालची आदमी था, ग्रीडी आदमी था, ठीक है ना। और मीन मतलब बहुत ज़्यादा ठग सस्ता आदमी था, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अच्छा आदमी नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51 नंबर, ठीक है। 51 में क्या है? वाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। यानी कि हरी सिंह जो था वो अनिल के पास दोबारा क्यों आया? आप लोगों ने ये कहानी पढ़ा होगा चोर वाला, ठीक है ना, मिडनाइट विजिटर वाला, यानी कि अर्धरात्रि का मेहमान वाला, ठीक है। और ये भी पढ़ा होगा अनिल वाला भी, ठीक है ना। अनिल थिप्स स्टोरी का है, ठीक है, द थिप्स स्टोरी, यानी चोर का एक कहानी। तो इसमें जो चोर था वो हरी सिंह था और अनिल एक कुक था, अच्छा आदमी था, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसका आंसर कि हरी सिंह अनिल के पास लौट के वापस क्यों आया था। आंसर क्या था? हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट दैट व्हेन अनिल वुड कम टू नो अबाउट द थेफ्ट ही वुड फील सैड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। देखिए हरी सिंह ने फैसला किया वो अनिल के पास वापस जाएगा, क्योंकि वो सोचता था कि जब अनिल को पता चलेगा, यानी कि जब अनिल उठेगा, तो अनिल जो चोरी हुआ है उसमें उसको महसूस नहीं होगा, उसमें उसको खराब नहीं लगेगा, उसमें उसको गुस्सा नहीं लगेगा, उसमें उसको दुख नहीं लगेगा। दुख लगेगा किसमें? फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, यानी कि उसका जो विश्वासघात हुआ है उसमें उसको लगेगा कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि वो तो था पैसा इधर उधर करने वाला ही, ठीक है। फिर कह रहा है ही डिड नॉट वांट टू लॉस हिज ट्रस्ट, और वो नहीं चाहता था कि अनिल का जो विश्वास है वो मेरे से टूट जाए।
He feels that he can earn much more. He if he gets an education. बोल रहा है अगर वो उसके पास चल जाता है तो कितना पैसा कमा सकता है उसके पास, साथ साथ उसको एजुकेशन भी मिल सकता है उससे, ठीक है। फिर क्या करा, ही रिटर्न्स टू अनिल, ठीक है ना। वो अनिल के पास वापस चला गया, बिकॉज अनिल ट्रस्ट हिम, क्योंकि अनिल उस पर विश्वास करता था, फीड्स भोजन भी देता था, और ट्रेंड्स हिम वेल एंड इवन टीच हिम, और उसको पढ़ाता भी था, ठीक है। इसलिए अनिल के पास वापस लौट के चला गया। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इतना सा क्वेश्चन कर लिए हैं, और लास्ट क्वेश्चन अब बचा हुआ है आपके सामने यहाँ पर 52 नंबर का, ठीक है। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ डिड मिस्टर हैरियट क्योर ट्रिकी, यानी कि मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर थे, डॉक्टर हैरियट या मिस्टर हैरियट, वो ट्रिकी को कैसे क्योर किए, ठीक है ना, कैसे वो ठीक किए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, ट्रिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हैरियट विदाउट मेडिसिन और सर्जरी। जो ट्रिकी थे, ट्रिकी ने जो डॉक्टर थे, वो जो ट्रिके का इलाज किए, यानी कि ट्रीट किए, बिना किसी दवाई और बिना किसी सर्जरी के किए थे, ठीक है ना। ट्रिकी कौन, एक कुत्ता था, ठीक है। ही कंट्रोल्ड द अमाउंट ऑफ फूड ही एट एंड गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर। उन्होंने क्या किया, भोजन सबसे पहले बंद कर दिया, ठीक है ना, और थोड़ा थोड़ा मात्रा में पानी देते रहा, प्लेंटी मात्रा में पानी देते रहा। फिर ही मेड ट्रिकी प्ले एंड एक्सरसाइज विद द अदर डॉग्स इन द सर्जरी। और सर्जरी के रूप में उन्होंने क्या किया, तो ट्रिको को खिलाया, ट्रिको को एक्सरसाइज कराया, प्ले करवाया दूसरे कुत्तों के साथ, ठीक है ना, दौड़ाया भी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है। तो ट्रिकी gained his energy and spark back once he was fed the correct amount of the food and given enough exercise। तो जो ट्रिकी था वो धीरे धीरे एनर्जी उसको मिलने लगा, ठीक है ना। कब, तो एनर्जी उसको कब मिला, जब वो धीरे धीरे एक्सरसाइज किया, जब खाना पीना को ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना को वो छोड़ दिया, ठीक है ना, और इनफ मात्रा में एक्सरसाइज करने लगा तब, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हम इस मॉडल क्वेश्चन का संपूर्ण हल आप लोगों को बताए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है, वीडियो काम का लगा है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।